अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चे? ठीक है। अच्छा, ये मैंने ना 10th क्लास की जो फिज़िक्स है उसके नोट्स बनाए हुए हैं। फार्मूलाज कुछ लिखे हैं एक जगह पे। ठीक है, तो इनको आपने इधर से देखना भी है, समझना भी है और याद भी करना है और अपने पास रजिस्टर के ऊपर होमवर्क भी करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और इजीली कह लें कि सारी जो टर्म्स हैं ना वो आपके माइंड में जो है ना आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जिस तरह के फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास आता है हुक का कानून जो यूज़ होता है। तो हुक का कानून इसकी स्टेटमेंट आपको इधर एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स से देख के आ जाने चाहिए। तो जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आपका डिस्टेंस होता है मेन पोजीशन से, और के इधर स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले फिज़िक्स के पहले चैप्टर में ये फार्मूला आता है। इसके बाद न्यूटन का दूसरा कानून, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्प्रिंग के साथ जुड़े मास की हरकत। ठीक है, तो उसमें जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो ये वाला है कि 2 पाई स्क्वायर रूट m/k। इधर आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट है। फिर आता है टॉपिक सिंपल पेंडुलम की मोशन, उसमें टाइम पीरियड का फार्मूला ये वाला है √2 पाई स्क्वायर रूट L/g। इसी तरह से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वक़्त, इन सब टर्म्स का हमें पता है। जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट लैम्डा के इक्वल हो तो फिर हमारे पास ये वाला रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो इन्वर्स होती है टाइम का, ये आपको पता ही होगा। फिर दूसरे चैप्टर में आ जाएं तो हमारे पास ये टर्म्स आती हैं। लाउडनेस क्या होती है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ, इंटेंसिटी, जिस्म से फासला पी, तस्वीर से फासला क्यू। और ये हमारे पास सबसे पहले आता है कि जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी। इसी तरह से स्नेल्स लॉ आता है। स्नेल का कानून, काबिल इस्तेमाल साउंड की इंटेंसिटी को हम आई0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपने फार्मूलाज देखने हैं। इस तरह से पहला ये कॉलम आता है, फिर ये, फिर उसके बाद ये तरतीब से। ठीक है, तो जो फार्मूलाज हैं इनको आपने याद भी करना है। ठीक है, ताकि ये जब न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होते हैं और इधर से MCQs भी बन के आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपकी अच्छी तैयारी होगी। फिर जो है ना कॉलम का कानून आ जाता है। इसका क्या फार्मूला है, ये आपके फिंगर पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 क्या है, ये चार्जेस हैं। R क्या है, ये जो है ना फासला है। इसी तरह इन चार्जेस के दरमियान, इसी तरह से के की जो कीमत है ये आपको जो है ना ज़बानी आनी चाहिए। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट वो हम फार्मूले से जो है ना देख सकती हैं, F का न्यूटन और नीचे चार्ज का कॉलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो गया न्यूटन पर कॉलम। इस तरह से इंटेंसिटी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आगे आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला है, ये वाला है। इस तरह से चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी और कैपेसिटेंसी का जो ऐसा यूनिट है वो फैराड है। इस तरह से फिर हमारे पास ये आ जाता है पैरेलल तरीके से जोड़े गए कैपेसिटर्स। तो ये हमारे पास बैटरी है और ये ऊपर पैरेलल तरीके से जोड़े गए कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट साइड पे ये सीरीज़ में जोड़े गए हैं कैपेसिटर्स। ठीक है, तो जब पैरेलल तरीके से जोड़े गए कैपेसिटर होते हैं तो आपकी जो वोल्टेज होती है हर कैपेसिटर पे वो सेम होती है। ठीक है, और जो टोटल चार्ज होता है वो उन सब का जमा करके आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने जो कंडीशन है ना, पैरेलल में क्या होता है और सीरीज़ में क्या होता है, इसको याद रखना है कि पैरेलल में जो आपके पास वोल्टेज होती है हर कैपेसिटर पे जो बैटरी से कह लें कि एमिट उधर वोल्टेज तक कैपेसिटर तक पहुंची होती है वो सेम होती है तीनों कैपेसिटर पे एक जैसी। लेकिन सीरीज़ तरीके में जो चार्ज होता है वो सेम होता है तीनों कैपेसिटर्स पर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी
जो है ना इनका रिलेशन है और कंडीशन है, इसको याद रखना है। फिर आप आगे से जो इसका तरीक़ाकार है, जो इसकी ये कह लें कि डेरिवेशन है, वो आप इजीली कर सकेंगे अगर आपको ये कंडीशन याद होगी कि पैरेलल में क्या होता है और सीरीज़ तरीके से जोड़े गए कैपेसिटर में क्या शर्त है। इसी तरह बच्चे आगे आ जाता है हमारे पास करंट का क्या फार्मूला है, इसका एसआई यूनिट क्या है, मिली एम्पेयर क्या होता है, माइक्रो एम्पेयर क्या होता है, ईएमएफ क्या होती है, ओहम का कानून क्या कहता है, ओहम का कानून कहाँ से स्टार्ट करते हैं, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ऊपर हमने पढ़ा था जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नीचे आ गया जी करंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से जब हमारे पास इकट्ठी चीज़ें एक जगह लिखी हुई होंगी ना, तो फिर हमें इनको अंडरस्टैंड करना, इनको कंपेयर करके याद रखना आसान होगा और हम कह लेंगे इनको अच्छे से और ज़्यादा देर तक याद रख सकेंगे। इस तरह से अब रजिस्टर्स आ गए हैं, इनको सीरीज़ में जोड़ा गया है और इधर पैरेलल तरीके से जोड़े गए हैं। तो इनमें क्या शर्त है इस वो भी याद रखनी है कि सीरीज़ तरीके से जब जोड़े गए रजिस्टर होते हैं, इनमें हमारे पास जो करंट होता है ना वो सेम होता है हर रजिस्टर पर, और पैरेलल तरीके में इधर इसमें वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है हर रजिस्टर पर। ठीक है, थोड़ी सी ये देखें सीरीज़ में इधर चार्ज था सेम कैपेसिटर पर, इधर रजिस्टर पर करंट जो है ना वो आपका सेम है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं इधर से कि जब रजिस्टर की बात होगी तो हमारा जो करंट है वो सेम होगा हर रजिस्टर पर, अगर कैपेसिटर की बात होगी तो चार्ज जो है ना वो आपका एक जैसा होगा हर कैपेसिटर पर सीरीज़ तरीके में। लेकिन जब आती हैं रजिस्टर्स पैरेलल तरीके से जोड़े गए तो तब आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर रजिस्टर पर सेम होगा, और इसी तरह से जो पैरेलल तरीके से जोड़े गए कैपेसिटर्स हैं इधर फिर आपका चार्ज इधर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये दोनों कंडीशन दोनों में सेम है। ठीक है, लेकिन ये करंट जो है आगे रजिस्टर में हम कहते हैं कि टोटल जो करंट है ना वो हर रजिस्टर पर जो मौजूद करंट है ना उसको सम अप करने से आता है, लेकिन इधर हमारे पास चार्ज को सम अप करने से टोटल चार्ज आता है। ये थोड़ा सा कह लें कि इस तरह से इनको हम कंपेयर करके याद रख सकते हैं। इस तरह से आगे आ जाता है जोल का कानून। जोल के कानून का क्या फार्मूला है, फिर नीचे पीछे हमने ओम का कानून पढ़ा है उसको इस तरह इसमें कैसे यूज़ किया है, वो सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन हुई है नीचे। आगे आ जाता है इलेक्ट्रिक पावर, उसका क्या फार्मूला है वो, और जोल का कानून इधर इस्तेमाल हुआ है। फिर नीचे ये आपके पास फार्मूला आ रहा है P = I²R। इस तरह से 1 किलो हार्स पावर जो है वो इसके इक्वल होती है। ये MCQs है, इसको आपने याद रखना है। 1 किलो वाट जो पावर है ना वो आपके पास आ जाती है 3.6 मेगा जूल। ठीक है, और इसी तरह से 1 मेगा बराबर होता है 10⁻⁶, और 1 जूल बराबर होता है 1 वाट और 1 सेकंड के। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आर गेट क्या होता है, और उसमें आर गेट में प्लस आता है, एंड गेट की फिगर ये है, और इसका जो फार्मूला है जो इसका ट्रुथ टेबल है उसमें डॉट इस्तेमाल होता है। नॉट गेट में क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है, नार गेट में क्या होता है, ये साथ इनकी फिगर्स भी हैं और साथ इनकी जो फार्मूलाज हैं वो भी लिखे गए हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी जूल एनर्जी रखता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, जब नीचे बताया जब 1 टन कोयला जलाया जाता है तो इतनी एनर्जी खारिज होती है, जब 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 को जलाया जाता है तो इतनी एनर्जी खारिज होती है। ये MCQs है। इस तरह से ये लास्ट वाला चैप्टर है, इसमें एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, मास नंबर को, और एटम को ज़ाहिर करने की अलामत क्या है, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। ठीक है, हाफ लाइफ का आ जाता है। ये रिएक्शन आपने जो है ना इनको लिखना है और इनको समझना भी है कैसे कैसे हो रहे हैं। इस तरह से एंड पे आ जाता है फिशन रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है आप बच्चे इनको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर कहीं कोई कमी पेशी हुई या कहीं से समझ नहीं आई या मुझसे अगर बोलने में कोई मिस्टेक हुई है तो वो आपने नोट करनी है, और जो है ना उसको आपने करेक्ट कर लेना है। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।